सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 1921 से 1930। ये तारा क्षेत्र हिल रहा है। हुंगतियन स्टारफील्ड के अनगिनत प्रतिभाशाली और दुष्ट लोग हंगामा मचा रहे थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सफेद लबादा और कांस्य मुखौटा पहने वह युवक बहुत क्रूर था। उसने रक्त कबीले, समुद्री राक्षस कबीले, पृथ्वी जानवर कबीले और अन्य प्रमुख ताकतों पर एक के बाद एक हमला किया। उसके बाद उसने पवित्र पशु क्षेत्र पर हमला किया। फिर वह सेंटिस्पीड की ओर भागा और सेंटिस्पीड के नंबर 1 दुष्ट नेयुतुंगक्सुआन का अपहरण कर लिया। उसके बाद इस सफेद वस्त्रधारी युवक ने व्ययांग और चुड़ैल देवता कुलों के ग्रहों को लूट लिया। वह जो भी काम करता उससे असंख्य लोग आश्चर्यचकित हो जाते। लेकिन उसने ये सब किया और ऐसा करने के 100 साल बाद भी इस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये भी कहा जाता है कि इनमें से सबसे शक्तिशाली ताकतों ने मिलकर उसका पता लगाने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः वे सफेद वस्त्र पहने उस युवक का कोई सुराग नहीं लगा सके। अब इस गुप्त तारामंडल में उनके बारे में खबर सामने आई है। ये चौंकाने वाली बात क्यों न होगी। एक तारे के केंद्र के अंदर समृद्ध आध्यात्मिक शक्ति और स्वर्णिम तात्विक शक्ति है। स्वर्गीय तानाशाह हुनझान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक मनमोहक ठंडी रोशनी बिखेरी। खबर सही है, हुनझान ने गहरी आवाज में पूछा। कोई गलती नहीं होगी। ... ऐसा कहा जाता है कि रक्त कबीले ने पहले ही उसका सामना कर लिया है और सभी रक्त कबीले के प्राणी जो उस व्यक्ति का सामना कर चुके हैं वे अब युद्ध में मर चुके हैं। गुमान कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सूचना दी। हा 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 हा, अच्छा, बहुत अच्छा। हुनझान जोर से हंसा। उसके चेहरे पर उत्साह और गुस्सा था। इस बार मैं न केवल जियाओली को मार सकता हूँ बल्कि मैं उस सफेद वस्त्र वाले आदमी को भी मार सकता हूँ। हुनझान के जीवन में वे दो लोग जिनसे वह सबसे अधिक नफरत करता है। एक है जियाओली, उजाड़ पवित्र शरीर जो उसकी काया और रक्त रेखा के साथ संघर्ष करता है। उसके और जियाओली के बीच नफरत अस्थि मज्जा के भीतर से उत्पन्न होती है। ये दो शक्तिशाली शरीरों की नियति है। यहाँ तक कि हुनझान भी जियाओली के लिए अपने दिल में नफरत को दबा और नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन जियो फैन के प्रति उसकी नफरत अलग है। हुनझान कौन है? गुमान कबीले का नंबर 1 दुष्ट। भविष्य में उसे हुंगतियन स्टारफील्ड में सबसे शक्तिशाली बनना तय है। यहाँ तक कि जब वह सबसे शक्तिशाली की श्रेणी में आ जाएगा तब भी सबसे शक्तिशाली की पुरानी पीढ़ी के लिए उसे दबाना मुश्किल हो जाएगा। वह स्वर्गीय तानाशाह निकाय है। आमतौर पर जब वह यात्रा करता है तो कुछ प्रमुख सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी उसके प्रति विनम्र होते हैं और उसे अपमानित करने या उसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं करते। लेकिन वह तो नकली था और वह व्यक्ति जिसने उसका प्रतिरूपण किया था ... अंततः सामने आ गया है। हुनझान उसे जिंदा खाल उतारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुको, जल्दी मत करो। हुनझान ने धीरे से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। ... कहीं और लोगों का एक समूह तारों भरे आकाश में भटक रहा है। ये वांग परिवार है। इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वांग परिवार अवसर तलाशने और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए 5 समूहों में विभाजित हो गया। ये युद्ध के बाद का अवशेष ग्रह है। इसमें अनगिनत अवसर मौजूद हैं और यहाँ तक कि महान दाओ वंश द्वारा छोड़ी गई विरासत भी हो सकती है। यहाँ महान भाग्य प्राप्त करने से भविष्य में कोई व्यक्ति आसमान में उड़ान भर सकता है। बहन, वह कमीना सचमुच आ गया। इस समय वांग टेंग बहुत उत्तेजित था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। प्रारंभ में रक्त कबीला स्पष्ट रूप से वांग परिवार की ओर भाग गया, ये कहते हुए कि वांग टेंग ने रक्त कबीले के ग्रह को लूट लिया था। उस घटना के कारण वांग टेंग ने बेवजह अपनी पीठ पर एक बड़ा काला बर्तन उठा लिया। बर्तन उठाना है। इसके बाद परिवार के बुजुर्गों ने भी उसकी पिटाई कर दी। उन दिनों वांग टेंग का दिल बहुत दुखी था। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में युवा ब्लड क्लान सदस्य भी थे जो हर दिन उसे मार डालने की मांग करते थे। वांग टेंग के दिल के अवसाद को कौन समझ सकता है। अब अंततः उस व्यक्ति के बारे में खबर आ गई है जिसने पहले उसे फंसाया था। वांग टेंग उत्साहित कैसे न हो सकते थे। वह बदला लेना क्यों नहीं चाहेगा। चुप रहो, फिलहाल उसे उकसाओ मत, वांग चुलान ने गहरी आवाज में कहा और वांग टेंग के सिर पर थपथपाया। क्यों? वांग टेंग अनिच्छुक था। शत्रु मिलते हैं और उसे ये सब सहना पड़ेगा। वांग टेंग इसे कैसे सहन कर सकता था। रक्त कबीले ने जानबूझकर आप तक ये खबर फैलाई। बस वे चाहते थे कि मेरा वांग परिवार उस व्यक्ति से दुश्मनी कर ले। ... वह व्यक्ति सरल नहीं है।
आप ही जानते हैं कि वह कितना शक्तिशाली है। वांग चूलान ने धीरे से कहा, आपको एक बात के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, इस व्यक्ति ने केवल रक्त कबीले, पवित्र जानवर क्षेत्र और अन्य ताकतों को लूट लिया है। उसने कभी भी मेरे वान परिवार को सीधे तौर पर उकसाया नहीं है। ... इससे पता चलता है कि दूसरे पक्ष को मेरे वान परिवार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। तो फिर भी उसने लूटने के लिए मेरा भेष बदला। ये सुनकर वान टेंग तुरंत चिंतित हो गया। वह भी वान परिवार का सदस्य है, ठीक है। उसकी बहन ने ऐसा क्यों कहा कि दूसरे पक्ष ने वान परिवार को नहीं भड़काया? विस्मयादिबोधक चिन्ह। चुप रहो, क्या तुम्हारी छोटी सी बात भी कोई चीज मानी जाएगी? किसी ग्रह को लूटने की तुलना में अपना भेष बदलना क्या है? ईमानदार बनो, फिलहाल परेशानी मत करो, पहले अपनी ताकत बढ़ाओ। ... अंत में वांग टेंग ईमानदार था, लेकिन उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि उसे भविष्य में बदला अवश्य लेना चाहिए। यदि वह उस श्वेत वस्त्रधारी युवक को पकड़ ले तो अवश्य ही उसकी हड्डियां कुचल देगा और उसकी राख को बिखेर देगा। फिर दूसरे पक्ष को बताएं कि मैं, वांग टेंग, भी मेरे साथ खिलवाड़ करने में आसान नहीं हूँ। बहन, तो हम उस सफेद वस्त्र वाले कमीने को खोजने नहीं जाएंगे। चलो प्रकाश क्षेत्र से लोगों को खोजने चलें। वांग टेंग ने फिर कहा। वांग चुलान, पापा, आह, मुझे मारना बंद करो। वांग टेंग के मन में अब वहां केवल महिलाएं और दुश्मन ही बचे हैं। वह महिला है जियो किंग, दुश्मन है जियो फैन। अगर वांग टेंग को पता होता कि उसके दिल का दुश्मन असल में उस औरत का पिता है जिसे वह चाहता था, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वांग टेंग का पतन हो सकता है। ये तीव्र भावना, ऐसा अनुमान है कि वांग टेंग को इसे सहन करना मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि केवल वांग टेंग को ही इसे सहन करना मुश्किल होगा, बल्कि ऐसा अनुमान है कि किसी को भी यह सहन करना मुश्किल होगा। तुम प्रकाश क्षेत्र में क्यों जा रहे हो? क्या तुम यहाँ आज्ञाकारी होकर नहीं रह सकते? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग चुलान ने वांग टेंग को पीटा और फिर भयंकर रूप से शाप दिया। उसे लगा कि उसका छोटा भाई सचमुच बुद्धिहीन है। अब जब वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, तो मजबूत बनने और अवसरों को जब्त करने के बारे में सोचने के बजाय वह अभी भी उस जियो किंग के बारे में सोच रहा है। मैंने सुना है कि चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले किंग एर के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं। ... तो वांग टेंग हकलाया। ये सुनकर वांग चुलान ने आह भरी। चिंता मत करो, प्रकाश क्षेत्र इतना कमजोर नहीं है, और वह जियो किंग, उसकी ताकत तुमसे ज्यादा मजबूत है। तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो? ... वांग टेंग ने चाहे जो भी कहा, वांग चुलान ने उसे जाने नहीं दिया। इस बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश विरासत और अवसरों के लिए है। एक महिला के कारण वांग टेंग को वांग परिवार की योजना में देरी करने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी? ... अगले दिनों में ये गुप्त क्षेत्र तारा क्षेत्र बहुत जीवंत था। प्रमुख ताकतों के एक समूह ने, जो कुछ हद तक भयभीत थे, सभी प्रतिभाशाली और बुरे लोगों को इकट्ठा किया जो एक साथ प्रवेश कर गए थे। ... वे अलग होने का साहस नहीं कर सके। इसका कारण बहुत सरल है। वे खतरे का सामना करने से डर रहे थे। सफेद वस्त्र पहने आदमी से सामना करने से डर रहे थे। अब वेयान कबीले और चुड़ैल भगवान कबीले के दुष्टों ने सभी पक्षों को संदेश भेजे हैं। उन्हें बताया कि यह सफेद वस्त्रधारी आदमी बहुत खतरनाक है। उन्होंने झूठी खबरें भी फैलाना शुरू कर दिया, सभी पक्षों को ये बताना कि इस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने पहले ही हुंगतियन तारा क्षेत्र के सैकड़ों राक्षसी प्रतिभाओं को मार डाला है। ये व्यक्ति स्वभाव से अत्याचारी, क्रूर एवं अमानवीय, रक्तपिपासु एवं क्रूर होता है। जियो फैन को फंसाने के लिए इन ताकतों के दुष्टों ने व्यक्तिगत रूप से हुंगतियन स्टार क्षेत्र के कई राक्षसी प्रतिभाओं को मारने के लिए कार्रवाई की, और ऐसा करने के लिए जियो फैन को फंसाया। उनका इरादा स्पष्ट है, जियो फैन को फंसाना। जियो फैन को बड़ा काला बर्तन उठाने दो, तो फिर इस गुप्त क्षेत्र में सभी को जियो फैन का नाम चिल्लाना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। इसके बाद वे समूह में उस पर हमला कर सकते हैं। बदकिस्मत होगा जियो फैन। ये कहा जा सकता है कि चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले बहुत कपटी हैं। इसके अलावा जियोली और जियो किंग से छुटकारा पाने का अवसर ढूंढने की मूल योजना को भी रोक दिया गया। जियाओ ली और जियाओ किंग से छुटकारा पाना एक मिशन है, लेकिन श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति को मार डालने और अपनी शर्म को धोने की तुलना में यह उल्लेख करने लायक नहीं है। जियाओ फैन इन बातों के बारे में स्पष्ट नहीं है। वह चुपचाप महान दवा की प्रतीक्षा कर रहा था। जल्दी करो।
जियो फैन इंतजार नहीं कर सकता था। अब वह महान दवा जिसका वह इंतजार कर रहा था वह परिपक्व होने वाली थी। उसे मजबूत बनने के लिए समय का लाभ उठाना था। फिर एक जोरदार शॉट लें और इस गुप्त क्षेत्र के सभी दुश्मनों को मार डालें। विस्मयादिबोधक चिन्ह, किसी को न छोड़े, सभी को खत्म करें। 2 दिन और बीत गए। इस ग्रह द्वारा पोषित महान औषधि अंततः परिपक्व हो गई। तारे के भीतर भयानक आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव उत्पन्न हो रहा था। महान औषधि द्वारा उत्सर्जित आध्यात्मिक शक्ति साधारण आध्यात्मिक औषधियों की तुलना में 1000 गुना, 10,000 गुना अधिक थी। निस्संदेह यह असाधारण है, जियो फैन ने कहा। इस महान औषधि के ऊपर वास्तविक ड्रैगन उड़ रहे हैं, सजीव। महान औषधि के परिपक्व होने के बाद वह सीधे तारे से बाहर उड़ी और पृथ्वी को तोड़ दिया। महान औषधि में जीवन प्रतीत होता था। वह भागकर बहुत दूर जाना चाहता था। उसे पास में खतरा महसूस हुआ। तो यह महान औषधि यहाँ नहीं रहेगी। तुम कहाँ भाग रहे हो? जियो फैन जोर से चिल्लाया और सीधे उसका पीछा किया। उसने बहुत समय तक इसकी रखवाली की थी। इस समय वह महान औषधि को कैसे भागने दे सकता था? जियो फैन की गति बहुत तेज थी, लेकिन वह आश्चर्यचकित था। इस महान औषधि की गति उससे अधिक धीमी नहीं थी। इतनी जल्दी? जियो फैन चौंक गया। इसके अलावा यह महान औषधि बहुत लचीली थी। हर बार जब वह उसे पकड़ने वाला होता तो महान औषधि अचानक दिशा बदल देती और दूर भाग जाती। जियो फैन को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वह उसका बेतहाशा पीछा करने लगा। लेकिन महान औषधि ने अपनी बुद्धि विकसित कर ली थी, खतरे को भांप लिया था और हताश होकर भाग निकली। एक व्यक्ति और एक दवा ने अनगिनत आकाशगंगाओं को पार कर लिया। एक भागा, एक पीछा किया। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन बाद जियो फैन को याद नहीं आ रहा था कि उसने कितने ग्रहों को पार किया था। उसके और महान औषधि के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। इस समय उसने पाया कि उसके सामने लोगों का एक समूह था। होंगटियन स्टार क्षेत्र, बिक्सिन गेट के लोग। जियो फैन दंग रह गया। उन्हें पहले बिक्सिन गेट की प्रतिभाओं से मिलने की उम्मीद नहीं थी और लियू वुयान भी भीड़ में था। उनकी परवाह मत करो। जियो फैन का बिक्सिन गेट से आए लोगों पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। महान औषधि अब भी महत्वपूर्ण थी। महान औषधि में बुद्धि थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी शक्ति समाप्त होने वाली है। अंततः ये निश्चित रूप से इसके पीछे वाले व्यक्ति द्वारा पकड़ा जाएगा। इसलिए इसने दिशा बदल ली और बिक्सिन गेट की प्रतिभाओं की ओर बढ़ गया। सूर्य देखो, वह क्या है? ऐसा लगता है कि यह महान पौराणिक औषधि है। ये सही है, ये बहुत अच्छी दवा है, इसे ले लो। बिक्सिन गेट के प्रतिभाशाली और दुष्ट लोग बहुत उत्साहित थे। महान औषधि एक दिव्य वस्तु है। यहाँ तक कि होंगटियन स्टार क्षेत्र के पुराने पुरावशेष भी इन्हें खजाने के रूप में मानते हैं और इन्हें विकसित करना बहुत कठिन है। केवल कुछ दुर्लभ खंडहरों और गुप्त स्थानों में ही ये पाए जाते हैं। लेकिन महान औषधि बिक्सिन गेट से गुजरी और तुरंत फिर से दिशा बदल दी। ये भाग रहा है, इसका पीछा करो। इसे भागने नहीं दिया जा सकता। पीछा करो। बिक्सिन गेट की ये प्रतिभाएं और राक्षसी प्रतिभाएं तुरंत महान चिकित्सा की दिशा की ओर बढ़ गईं। महान औषधि की गति बहुत तेज थी और वे किसी भी तरह से उसके साथ नहीं जुड़ सके। लेकिन इस समय महान औषधि ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। ऐसा लग रहा था कि यह बिक्सिन गेट की इन प्रतिभाओं और राक्षसी प्रतिभाओं को लुभा रहा है। और एक ही दिशा में जियो फैन भी बिजली की गति से आ गया। ये कौन है? पता नहीं। शायद कोई महान औषधि छीनने की कोशिश कर रहा है। उसे सफल नहीं होने दिया जा सकता। बिक्सिन गेट की प्रतिभाएं और राक्षसी प्रतिभाएं एक के बाद एक बोलती रहीं। इन लोगों में कुछ की ताकत अधिक थी और कुछ की ताकत कम थी। ऊंचे लोग 100 हाथियों के राज्य तक पहुंच गए। कमजोर लोगों के पास भी रिटर्निंग वॉर्ड क्षेत्र था। बिल्कुल, उनकी राय में जियो फैन थोड़ा तेज था। आखिरकार उसका क्षेत्र रिटर्निंग वॉर्ड क्षेत्र का केवल 6ठा स्तर था। बिक्सिन गेट के इन प्रतिभाशाली और राक्षसी प्रतिभाओं ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लियू वुयान ने स्वाभाविक रूप से जियो फैन को भी देखा, लेकिन उसने उसकी उपेक्षा की और महान औषधि की ओर बढ़ती रही। इस व्यक्ति की गति बहुत तेज है। क्वान हुआई, शाओ शे, तुम जाओ और उसे मार डालो। बिक्सिन गेट की एक राक्षसी प्रतिभा बोली। हाँ, बिक्सिन गेट के 2 प्रतिभाशाली लोग जियाओ फैन की ओर दौड़े। इन दोनों लोगों का क्षेत्र रिटर्निंग वॉर्ड क्षेत्र का 9वां स्तर था।
जियो फैन से 3 छोटे क्षेत्र ऊपर। उनकी राय में यदि वे सामान्य रूप से लड़ते तो ये बात अलग थी कि यह हुंगतियन स्टारफील्ड के भीतर कोई भयानक राक्षस था, अन्यथा उनका प्रतिद्वंद्वी होना असंभव था। लड़के, मैं तुम्हें इसे बंद करने की सलाह देता हूँ। यह महान औषधि मेरे पीशिंग गेट की है। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो ईमानदारी से पीछे हट जाइए। पीशिंग गेट के 2 प्रतिभाशाली लोग बोल रहे थे। उनके हाव भाव अहंकार से भरे हुए थे। उन्होंने जियाओ फैन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। भागो, जियो फैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और उसने अपने दाहिने हाथ से एक मुक्का मारा। बैंग बैंग, एक मुक्का। अजय वेग से उसने दोनों व्यक्तियों को मुट्ठी की रोशनी में डुबा दिया। आह! पीशिंग गेट के 2 प्रतिभाशाली लोग बुरी तरह चिल्लाने लगे। उनके भौतिक शरीर नष्ट हो गए, केवल उनकी शर्मिंदा नवजात आत्माएं ही बची। वे वास्तव में एक चाल में जियो फैन के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। क्या वह कैसे संभव है? ये बच्चा, इसे मार डालो। पीशिंग गेट के प्रतिभाशाली और राक्षसी प्रतिभावान लोग जब ये दृश्य देख रहे थे तो वे अचंभित रह गए। उनके पीशिंग गेट की प्रतिभा वास्तव में रिटर्निंग शून्य क्षेत्र के 6ठे स्तर में एक युवक द्वारा एक मुक्का से पराजित कर दी गई थी। जियो फैन का वर्तमान अवतार न तो उसका अपना रूप था, न ही यह वांग टेंग या हुनझान का रूप था। इसलिए पीशिंग गेट के लोग उसकी असली पहचान नहीं जानते थे। मारना। पीशिंग गेट से दर्जनों प्रतिभाशाली लोग दौड़कर वहां पहुंचे। वे जियाओ फैन को रोकना चाहते थे। वे इस व्यक्ति से महान औषधि को कतई छीनने नहीं दे सकते थे। तथापि, भागो, जियो फैन ने एक और मुक्का मारा जिससे सभी लोग उड़ गए। यदि ये तथ्य न होता कि बाद में पीशिंग गेट का ली ये के साथ संबंध हो सकता था, जियो फैन ने इन लोगों को सीधे दबा दिया होगा। उन्हें बताना कि फूल इतने लाल क्यों हैं। ली युगुयान दंग रह गई। जिस तरह से उसने जियो फैन को देखा वह थोड़ा चकित था। अभी अभी दूसरे पक्ष की डांटने की आवाज कुछ जियाओली जैसी लग रही थी। यह अनुभूति बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन ये बहुत समान था। अरे वाह, कौन है वह? इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? पता नहीं, मुझे याद नहीं कि इस स्तर का राक्षस भी होता है। पीशिंग गेट के ये प्रतिभाशाली और राक्षसी प्रतिभाएं सभी अचंभित थे। मैं उसे रोकूंगा, तुम महान औषधि का पीछा करो। इस टीम में पीशिंग गेट का सबसे शक्तिशाली राक्षस सामने आया। उसका क्षेत्र 100 हाथियों के क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया। वह समकालीन पीशिंग गेट में सबसे मजबूत राक्षसों में से एक थी, और वह लियू वुयान की चचेरी बहन भी थी, लियू वुक्सिन। पीशिंग गेट के शेष प्रतिभाशाली और राक्षसी प्रतिभाएं नहीं रुकी, वे महान औषधि की ओर दौड़ पड़े। पीशिंग गेट की सेनाओं की साधना तकनीक बाहरी दुनिया से भिन्न थी। वे सभी निर्दयी और प्रेमहीन होने पर जोर देते थे। तथाकथित महान दाव निर्दयी है। यह इस प्रकार की बात है, जो व्यक्ति आए उसे अपना नाम छोड़ने की हिम्मत दो। लियू वुक्सिन जोर से चिल्लाए। उसकी शक्ल कुछ हद तक लियू वुयान जैसी थी। अपने दादा, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी गति जरा भी कम नहीं हुई। वह क्रोधित था। यदि पीशिंग गेट से आए लोगों का ये समूह उसे नहीं रोकता तो उसके हाथों में पहले ही महान औषधि आ गई होती। ये लोग रास्ते में थे, जिससे जियाओ फैन को कुछ समय के लिए देरी हो जाती थी, और इस समयावधि में महान औषधि के लिए लंबी दूरी तक उड़ान भरना पर्याप्त था। यदि ये तथ्य न होता कि दूसरा पक्ष पीशिंग गेट से था, और हो सकता है कि बाद में उनका जियाओली के साथ रिश्ता हो जाए, जियो फैन निश्चित रूप से मौके पर लोगों के इस समूह को दबा देगा। उन्हें बताना कि फूल इतने लाल क्यों हैं। तुमने मुझे अपमानित करने का साहस किया। लियू वुक्सिन क्रोधित हो गया। यद्यपि उसने निर्दयता के दाव की खेती की थी, लेकिन उसका क्षेत्र इतना ऊंचा नहीं था, इसलिए वह अभी भी जियो फैन के अपमान से नाराज थी। लियू वुक्सिन के दाहिने हाथ में एक राजा स्तरीय जादुई हथियार लंबी तलवार दिखाई दी। मारना। लियू वुक्सिन की आभा बढ़ गई और वह जानलेवा हमले के लिए दौड़ी। वह अपना बदला लेने के लिए इस व्यक्ति को मारना चाहती थी। भागो, जियो फैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और एक मुक्का मारा। क्या? लियू वुक्सिन की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। दूसरे पक्ष की मुट्ठी की ताकत बहुत भयानक थी। लियू वुक्सिन ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और तलवार से वार किया। ये तलवार आकाशगंगा को विभाजित करने में सक्षम प्रतीत होती थी। वह बड़ी मुश्किल से जियाओ फैन के मुक्के की शक्ति को खत्म करने में कामयाब रहा। अरे वाह, इतना शक्तिशाली!
लियू वुक्सिन को झटका लगा। प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत अधिक थी। वह वास्तव में मुक्का लगने से इतनी हिल गई थी कि वह वापस लड़ने में असमर्थ थी। इतना खराब भी नहीं, जियो फैन भी हैरान रह गया। यद्यपि उसने उस मौके में अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, फिर भी एक साधारण प्रकटीकरण क्षेत्र 5वें स्तर का साधक निश्चित रूप से इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। ये ज्ञात होना चाहिए कि जियो फैन अब रिटर्न टू वर्ल्ड रियल्म 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। भले ही 100 अभिव्यक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर कई विशेषज्ञ अब आए, वे केवल उसके हाथों में अपनी जान बचाने के लिए भाग सकेंगे। आप कौन हैं? वास्तव में आप कौन हैं? लियू वुक्सिन दहाड़ी, उसकी आंखें भय से भर गईं। वह हुंगतियन स्टार क्षेत्र की एक प्रसिद्ध राक्षसी प्रतिभा भी थी, फिर भी उसे प्रतिद्वंद्वी के हमले का सामना करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। पूरे हुंगतियन तारा क्षेत्र में ऐसे भयानक प्रतिभाशाली लोग बहुत कम थे। तुम्हारे दादाजी, जियो फैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और एक और मुक्का मारा। वह अब समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, उसे जल्दी से महान औषधि का पीछा करना था। यदि महान औषधि बच गई, ये सबसे बड़ी बर्बादी होगी। तुम पफ लियू वुक्सिन ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के मुंह की शक्ति पहले की तुलना में 5 गुना अधिक मजबूत थी। वह मुंह में खून थूककर बाहर आ गई और प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह असमर्थ हो गई। जियो फैन के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसका शरीर गायब हो गया और उस दिशा की ओर भाग गया जहां महान औषधि भाग रही थी। यह महान औषधि बहुत चालाक है। उसे पता होना चाहिए कि अकेले बच निकलना उसके लिए कठिन होगा। इसलिए पिक्सिन संप्रदाय के लोगों ने उसे रोकने के लिए कदम उठाया। कपटी, ये जियो फैन का महान चिकित्सा से निपटने का पहला मौका था। उन्होंने पाया कि यह चीज काफी बुद्धिमान थी। यदि पिक्सिन संप्रदाय के लोग उसे नहीं रोकते, महान औषधि की गति के साथ, ये बहुत पहले ही भाग गया होता। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? लियू वुक्सिन दहाड़ा। वह जियाओ फैन को ऐसे ही भागने नहीं दे सकती थी। पिक्सिन संप्रदाय को महान औषधि पर कब्जा करने के लिए समय खरीदने हेतु उसे प्रतिद्वंद्वी को एक क्षण के लिए रोकना पड़ा। लियू वुक्सिन ने उसकी ताकत को जबरन बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके उसके सार रक्त को जला दिया। यहाँ तक कि उसके सिर के काले बाल भी धीरे धीरे सफेद हो गए। लियू वुक्सिन की ताकत एक पल में बढ़ गई और वह फिर से जियो फैन के पास आ गई। क्या तुम पागल हो? जियो फैन आश्चर्यचकित था। क्या इस महिला को कोई मानसिक समस्या थी? उसे रोकने के लिए उसने अपने बाल सफेद करने में कोई संकोच नहीं किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये कहते हुए कि यह महिला बीमार नहीं थी। उसे विश्वास नहीं हुआ। तुम रास्ते से हट जाओ, जियो फैन ठंडे स्वर में चिल्लाया। तुम्हें नहीं जाने दूंगा, लियू वुक्सिन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में लड़ने का जोश भरा हुआ था। वह मरने के लिए तैयार थी। धक तेरी की, जियो फैन भी गुस्सा हो गया। वह ये सोच रहा था कि दूसरा पक्ष पिक्सिन संप्रदाय से था, इसलिए उसने घातक हाथ का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन दूसरी पार्टी तो सचमुच उसे मजबूर कर रही थी। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह घातक हाथ का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा? लियू वुक्सिन की लड़ाकू भावना बढ़ रही थी और वह मर जाने पर भी पीछे नहीं हटेगी। जियो फैन ने एक सांस ली और अगले ही पल उसने एक क्यूई का उपयोग करके 3 शुद्ध लोगों में परिवर्तन किया, जिससे एक क्लोन बना जो बिल्कुल उसके जैसा ही था। उसके पास लियू वुक्सिन पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह मूलतः अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस महिला से निपटना बहुत मुश्किल था। यदि वह दूसरे पक्ष को मारने के इरादे से हमला नहीं करता, तो वह कुछ समय तक उससे छुटकारा नहीं पा सकेगा। वह केवल क्लोन को उसे रोकने दे सकता था। क्लोन, तुम वह सफेद वस्त्रधारी आदमी हो। लियू वुक्सिन की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। अब हुंगतियन स्टार क्षेत्र में सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बारे में कौन नहीं जानता। ये वह राक्षस था जिसने चुड़ैल भगवान कबीले, वेयान कबीले, उज्ज्वल दुनिया को लूट लिया। और सेंटी स्पीक की नंबर 1 प्रतिभा का अपहरण कर लिया। जियो फैन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसका मुख्य दल सीधे महान औषधि का पीछा करने चला गया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? ये जानते हुए भी कि दूसरी पार्टी मजबूत थी, लियू वुक्सिन ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। निर्दयता के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति का साहस सामान्यतः बहुत अधिक होता है। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। जियो फैन का क्लोन खड़ा हुआ और सीधे लियू वुक्सिन को रोक दिया। लियू वुक्सिन क्रोधित था। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ, जियो फैन के क्लोन ने हल्के से कहा।
लियू वुक्सिन जियो फैन के मुख्य शरीर का पीछा करना चाहता था, लेकिन यह अफसोस की बात थी, कोई मौका नहीं था। जियो फैन का मुख्य शरीर पहले ही गायब हो चुका था। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। जियो फैन का क्लोन लियू वुक्सिन के सामने खड़ा था, हाथों को पार किया और हल्के से कहा, लियू वुक्सिन, मारना। लियू वुक्सिन दहाड़ते हुए सीधे मारे गए। क्या उसने सोचा था कि एकमात्र क्लोन उसे रोक सकता है? वह किसकी ओर देख रही थी? मैं पिक्सिन संप्रदाय का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। क्या आपको लगता है कि एकमात्र क्लोन मुझे रोक सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। लियू वुक्सिन ने दहाड़ते हुए एक अतुलनीय शक्तिशाली तलवार का प्रहार किया, जो आकाशगंगा को अलग करने में सक्षम प्रतीत हुआ। बैंग बैंग बैंग, आह! लियू वुक्सिन चिल्लाया। कुछ ही क्षणों की हाथापाई के बाद उसे जियो फैन के क्लोन द्वारा पीटा गया। उसका भौतिक शरीर कई बार टूट गया। भले ही उसने अपना सार रक्त जला दिया और गुप्त तकनीकों का उपयोग किया, फिर भी वह क्लोन के लिए कोई मुकाबला नहीं था। तू लियू वुक्सिन क्रोधित हो गया। वह वास्तव में दूसरे पक्ष के क्लोन की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। जियो फैन के क्लोन ने फिर से हल्के से कहा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अभिव्यक्ति थी। उसके मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान थी। तू लियू वुक्सिन लगभग गिरने ही वाला था। वह जानती थी कि दूसरा पक्ष जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वह तो बस उसे अपमानित करना चाहता था। उसने फिर हमला किया, लेकिन नतीजा वही रहा। बैंग बैंग बैंग, आह! लियू वुक्सिन चीख पड़ी। उसका आधा शरीर गायब हो गया था और उसकी आदिम आत्मा की रोशनी मंद हो गई थी। जियो फैन के क्लोन को निष्पक्ष सेक्स पर दया करने का कोई विचार नहीं था। उसने इस महिला को पीट पीट कर मार डाला, बिल्कुल नियू तोंगक्सुआन को पीटने जैसा। आह! लानत है! लियू वुक्सिन बहुत क्रोधित होकर दहाड़ा। ये बहुत अपमानजनक बात थी। एक अपमान। वह बिक्सिन संप्रदाय की सबसे मजबूत समकालीन प्रतिभा थी। अब उसे दूसरे पक्ष द्वारा अपमानित किया जा रहा था, लेकिन अफसोस। वह किसी भी तरह से मेल नहीं खाती थी। वह प्रतिद्वंद्वी के क्लोन को भी नहीं हरा सकी। दूसरी ओर जियो फैन का मुख्य दल बहुत तेज था और एक पल में उसने लियू वुयान और अन्य लोगों को पकड़ लिया। क्या? वह कैसे पकड़ में आया? बड़ी बहन कहाँ है? लियू वुयान और अन्य लोगों के हाव भाव काफी बदल गए। दूसरे पक्ष की गति इतनी तेज कैसे हो सकती है? और दूसरा पक्ष भी पकड़ में आ गया, तो उनकी सबसे बड़ी बहन के बारे में क्या? लियू वुक्सिन के बारे में क्या? ये हो सकता है, यदि कोई अन्य शक्ति होती तो वे क्रोधित हो जाते, लेकिन बिक्सिन संप्रदाय एक अपवाद था। हम लियू वुक्सिन को निराश नहीं कर सकते। पीछा जारी रखें। हमें बढ़िया दवा लेनी चाहिए। लोगों का एक समूह आक्रामक तरीके से उस महान औषधि की ओर दौड़ा। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये बल इतना भिन्न कैसे हो सकता है? एक क्षण के लिए उसे याद आया और ऐसा लगा जैसे उसने इसके बारे में पहले भी सुना था। बिक्सिन संप्रदाय को प्रेम में कोई रुचि नहीं थी। ये पवित्र मेडेन शिखर से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन अंतर ये था, बाद के चरणों में वे पारिवारिक संबंधों को भी त्याग सकते हैं। जियो फैन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं, लेकिन फिर अपना सिर हिला दिया। वह उस महान औषधि की खोज में लगा रहा। महान औषधि की गति अत्यंत तीव्र थी। मूल रूप से इसकी गति धीमी कर दी गई थी, आंशिक रूप से ऊर्जा संरक्षण के लिए और आंशिक रूप से इन लोगों का उपयोग करके जियो फैन को विलंबित करने के लिए। लेकिन अब वह बुरा सितारा फिर से यहाँ था। यदि महान औषधि बोल सकती, तो वह निश्चित रूप से बिक्सिन संप्रदाय से कहती। कचरे का ढेर। जियो फैन की गति बहुत तेज थी और एक पल में उसने बिक्सिन संप्रदाय को पीछे छोड़ दिया। फिर वह उस महान औषधि की ओर दौड़ा और बिक्सिन संप्रदाय के लोग क्रोधित हो गए। उसे रोको। लियू वुयान और अन्य लोगों ने एक के बाद एक कार्रवाई की, लेकिन ये बेकार था। जियो फैन ने अपने हाथ की एक लहर से उनके सभी हमलों को खत्म कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो फैन नहीं चाहता था। अगर वह चाहता तो इन लोगों को सीधे मार सकता था। बहुत मजबूत। लियू वुयान और अन्य लोगों के हाव भाव काफी बदल गए, लेकिन उन्होंने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन कितने अफसोस की बात है, अब महान औषधि उनके साथ कोई खेल नहीं खेल रही थी। महान औषधि ने अपनी अत्यधिक गति प्रदर्शित की और क्षण भर में आकाशगंगा में गायब हो गई। तुम कहाँ भाग रहे हो? जियो फैन दहाड़ा और अगले ही पल जियो फैन भी आकाशगंगा में गायब हो गया। यदि लियू वुयान वहां नहीं होते तो जियो फैन ने अभी कार्रवाई की होती और बिक्सिन संप्रदाय को नुकसान उठाना पड़ता।
वह चला गया। इतनी तेजी? बिल्कुल नहीं। ये बिक्सिन संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग अचंभित थे। ये कैसी गति थी? ये बहुत तेज था, इतनी तेज कि उनकी कल्पना से भी परे। वे तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि यह सब सच था। स्वप्न जैसा, बहुत स्वप्नवत। महान दवा और जियोफैन आप फिर से मेरा पीछा करने की स्थिति में गिर गई। यदि सामान्य परिस्थितियां होती तो जियोफैन बहुत पहले ही महान दवा प्राप्त कर चुका होता। अफसोस की बात है कि बिक्सिन संप्रदाय के कारण समय में देरी हो गई। परिणामस्वरूप जियाओफैन अब नुकसान में था और उसे फिर से महान दवा के साथ दूरी को कम करना पड़ा। अगर यह मेरे बेटे की खातिर नहीं होता तो मैं तुम सबको मार डालता, जियोफैन ने भयंकर रूप से कोसा। उसे बहुत गुस्सा आया। यदि लियू बुक्सिन और अन्य लोग बीच में नहीं आते तो महान दवा उसके हाथों में होती। अब यह अच्छा है, उसे फिर से पीछा करना पड़ा। लियू बुयान और अन्य लोगों को झटकने के बाद जियोफैन ने क्लोन को दूर कर दिया। लानत है तुम पर, लियू बुक्सिन ने दहाड़ते हुए कहा। वह अपने अपमान को धोने के लिए आत्मविनाश भी करना चाहती थी और दूसरे पक्ष के क्लोन को एक साथ मरने के लिए खींचना चाहती थी। लेकिन टकराना, जियोफैन का क्लोन अचानक गायब हो गया। यह अचानक हवा में गायब हो गया। कहाँ? वह व्यक्ति कहाँ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। लियू बुक्सिन दंग रह गया। दुश्मन चला गया था। ऐसे ही क्या हुआ? थोड़ी देर बाद लियू बुयान और अन्य लोग वापस उड़े। लियू बुक्सिन की अस्त व्यस्त उपस्थिति को देखकर उन्होंने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ। कोई बात नहीं, वह पागल बहुत ताकतवर है, मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, लियू बुक्सिन ने दांत पीसते हुए कहा। बहुत गुस्से में उसके भूरे बाल धीरे धीरे काले हो गए। वह दूसरे पक्ष के क्लोन के बराबर भी नहीं थी। ये बहुत बड़ा अपमान था। बड़ी बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? लियू बुयान ने पूछा। ठीक है, वो गॉड रेस से संपर्क करें, उन्हें इस व्यक्ति की पहचान बताएं और स्थान भी बताएं, लियू बुक्सिन ने गहरी आवाज में कहा। उसने खुलासा किया कि जियोफैन सफेद वस्त्र वाला आदमी था। क्या वह वही सफेद वस्त्र पहने आदमी है? धर तेरी की। ये बिक्सिन संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग आक्रोश से भरे हुए थे। उन्हें अंततः पता चल गया कि दूसरा पक्ष इतना मजबूत क्यों था। दोनों पक्ष बिल्कुल भी एक स्तर पर नहीं थे। जियोफैन ने बहुत सारे महान काम किए थे। अगर उसमें कोई ताकत न होती तो कौन विश्वास करता, और वे ये भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। यहाँ तक कि लियू बुक्सिन भी एक जोड़ी नहीं था, और यहाँ तक कि अगर वे सभी एक साथ होते तो भी वे एक जोड़ी नहीं होते। अब अगर वे बदला लेना चाहते थे, सबसे अच्छी बात यह थी कि जियोफैन का स्थान फैलाया जाए। कई ताकतें थीं जो उस श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति को मारना चाहती थीं। वो देव जाति, व्यायाम जाति और रक्त जाति को ऐसा करने दें। बिक्सिन संप्रदाय सिर्फ तमाशा देखेगा, तुम मर जाओगे, लियू बुक्सिन ने उग्रता से कहा। वह बहुत क्रोधित थी क्योंकि जियोफैन ने उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबी लाइन डालना, वह लियू बुक्सिन को बदनाम करने के लिए जियोफैन से नफरत करती थी। बिक्सिन गेट ने तुरंत ये खबर फैला दी। तुरंत ये गुप्त क्षेत्र तारा क्षेत्र एक बार फिर उथल पुथल में था। महान औषधि, सफेद वस्त्रधारी आदमी, सफेद वस्त्रधारी आदमी महान औषधि का पीछा कर रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस खबर के फैलने के बाद चुड़ैल देव जाति और व्यायाम जाति के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग और शैतान लोग क्रोधित हो गए। वे इस सफेद वस्त्रधारी आदमी को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर जियोफैन अनगिनत आकाशगंगाओं में दूर भाग गया। वह महान औषधि का पीछा कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश महान औषधि का पीछा करना कितना आसान है। महान औषधि अत्यंत तीव्र है। यह अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। अगर यह पकड़ा गया तो इसका अवश्य ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। जियोफैन भी क्रोधित हो गया और उसने फीनिक्स परिवर्तन का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। अब उसे उन चीजों की परवाह नहीं थी। यदि उसे स्वयं को उजागर करना पड़ा तो ऐसा ही होगा। तुरंत एक फीनिक्स प्रेत उभरा और जियोफैन की गति और भी तेज हो गई। महान चिकित्सक हैरान रह गए। इस मनुष्य की गति बहुत तेज है, ये किसी भी तरह से बच नहीं सकता। लेकिन महान औषधि ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह लगातार हताश होकर भागता रहा। पकड़े न जाने के लिए महान औषधि ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करना भी शुरू कर दिया तथा अपनी शक्ति का प्रयोग करके भागने की गति को तेज कर दिया। उपयोग हेतु स्वयं को परिष्कृत करना।
ये सब बाहर जा रहा था। यदि जियो फैन को पता होता कि महान औषधि उससे बचने के लिए खुद को परिष्कृत कर रही थी, वह शायद क्रोध से खून खांसेगा। लेकिन फिर भी महान औषधि की गति अब जियाओ फैन जितनी तेज नहीं थी। लेकिन जब महान औषधि ने आगे की आभा को महसूस किया तो उसने तुरंत अपनी दिशा बदल ली। वह सामने आए लोगों के एक समूह की ओर बढ़ी। वह था वेयांग रेस की प्रतिभाशाली टीम। वे बिक्सिंग गेट द्वारा दिए गए निर्देशांक का अनुसरण कर रहे थे, इसलिए वे जियो फैन को रोकने के लिए वहां गए। वह क्या है? वेयांग जाति के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने दूर से भागते हुए महान औषधि को देखा और आश्चर्य से पूछा, महान औषधि? यही महान औषधि है। सफेद वस्त्र पहने आदमी पास ही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ध्यान से। वेयांग जाति के ये प्रतिभाशाली लोग और संकी लोग तुरंत घबरा गए। श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बहुत शानदार थी, वह प्रतिष्ठा जो खून और जीवन पर आधारित थी। वे उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगले ही पल उन्होंने जियाओ फैन का आकार देखा। वेयांग रेस। जियो फैन दंग रह गया और उसकी आंखों में आग फूट पड़ी। जियो फैन को बिक्सिंग गेट के लोगों पर हमला करने में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वेयांग रेस देखकर हे मारना, ये वही है। वेयांग जाति के ये प्रतिभाशाली लोग दहाड़ उठे। तब जियो फैन ने सीधे तौर पर इन सभी लोगों पर हमला किया और उनका दमन किया। उसने केवल 2 सबसे शक्तिशाली लोगों को जीवित छोड़ा और उन्हें वेई झोंगशान के पास भेज दिया ताकि वे लिटिल वेई से निपट सकें। बाकी सभी मारे गए। भंडारण जादुई कलाकृतियां और आत्मा जानवर जादुई कलाकृतियां सब छीन ली गईं। ये सब करने के बाद जियो फैन ने महान औषधि का पीछा करना जारी रखा। फीनिक्स धर्म मूर्ति के साथ ग्रेट मेडिसिन को पकड़ना आसान था। आधे घंटे बाद जियो फैन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई, क्योंकि वेई झोंगशान ने अभी जियो फैन को एक खबर सुनाई थी। चुड़ैल देव जाति, वेयांग जाति, रक्त जाति और अन्य। जियो फैन को मारने के लिए उन्होंने जियो ली और जियो किंग की हत्या की अपनी योजनाओं को अस्थायी रूप से त्याग दिया था। अब ये ताकतें पूरी तरह से जियो फैन का पीछा कर रही हैं। ये थोड़ा दिलचस्प है। जियो फैन को उम्मीद नहीं थी कि अब उसे चुड़ैल भगवान जाति, वेयांग जाति और अन्य लोगों के प्रति इतना आकर्षण होगा। यदि उसे यह बात पहले पता होती, जियो फैन को इसकी चिंता क्यों होगी? वह सीधे तौर पर डायन देव जाति और वेयांग जाति के विशेषज्ञों को रोककर मार डालता। तो फिर उन्हें बताओ उसकी स्थिति के बारे में। जियो फैन लगातार महान औषधि का पीछा करते हुए भागता रहा। इस दौरान उनका सामना सेना के एक अन्य छोटे समूह से हुआ, इसके अलावा दुश्मन सेना भी। तब जियो फैन ने सीधे उन पर हमला किया और उन्हें मार डाला तथा उनके भंडारण में रखी जादुई कलाकृतियां छीन ली। उन्होंने कुछ को जीवित छोड़ दिया और उन्हें वेई झोंगशान को दे दिया। चलो छोटे वेई को कुछ मजा करने दो, ऐसा करना बुरा नहीं लगता। महान औषधि की आकृति को देखते हुए जियो फैन की आंखें चमक उठीं और उनके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। इसके बाद जियाओ फैन ने अपनी गति को नियंत्रित किया और हताश होकर पीछा करना जारी नहीं रखा। और महान औषधि, उसने ये भी देखा कि जियो फैन की गति धीमी हो गई थी। वह सचमुच और तेज दौड़ना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह भी अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और चाहकर भी वह और तेज नहीं दौड़ सकता था। असहाय दोनों पक्षों ने ये गति बनाए रखी। महान औषधि भाग गई। जियो फैन ने पीछा किया। फिर उनका सामना प्रतिभाशाली और विचित्र लोगों के समूह से हुआ जो जियो फैन को रोकने आए थे। फिर जियो फैन ने जवाबी हमला किया और इन सभी प्रतिभाओं और शैतानों को दबा दिया। उसने उनके भंडारण में रखी जादुई कलाकृतियां छीन ली और सभी को चुप करा दिया। ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। जियो फैन ने महान औषधि की आभा पर ताला लगा दिया, बशर्ते दोनों पक्ष एक दूसरे से बहुत दूर न हों। महान औषधि किसी भी तरह से बच नहीं सकी और जियो फैन जानबूझकर पास में घूमता रहा, महान औषधि का पीछा करता रहा, उसके भागने की दिशा को नियंत्रित करता रहा। चुड़ैल भगवान जाति और वेयांग जाति के लोगों को सोचने देना। वह महान औषधि का पीछा कर रहा था, लेकिन हकीकत में महान औषधि अब जियो फैन द्वारा छोड़ा गया चारा मात्र थी। उसका वास्तविक उद्देश्य था बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबी लाइन डालना, और यह बड़ी मछली चुड़ैल भगवान जाति, वेयांग जाति और अन्य थी। भागो, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? जब तक उसका सामना वेयांग कबीले, चुड़ैल भगवान कबीले,
रक्त कबीले या प्रकाश क्षेत्र के लोगों से होता, जियो फैन तुरंत उन्हें दबाने के लिए कार्रवाई करेगा। उन्हें नष्ट कर दो और उनकी भंडारित कलाकृतियों को जब्त कर लो। और अधिक से अधिक लोग ज़ियाओ फैन को घेरने के लिए आ गए। ये ताकतें ज़ियाओ फैन से बेहद नफरत करती थीं, लेकिन दुर्भाग्य से वे आए, लेकिन उनकी ताकत अपर्याप्त थी। अंततः वे सभी मर गए। अपने जीवन और भंडारण कलाकृतियों को सौंपने के बाद वे चले गए। जियो फैन ने अपना पीछा जारी रखा। इस प्रकार 7 दिन बीत गए। पहले तो ज़ियाओ फैन को रोकने वाली बहुत अधिक ताकतें नहीं थीं, लेकिन फिर वहां और अधिक थे। आखिरकार जो लोग सबसे पहले जियो फैन को रोकने आए थे, वे पास के ही लोग थे। जो लोग बाद में पहुंचे वे बहुत दूर थे, और महान चिकित्सक ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ये व्यक्ति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सका। ये व्यक्ति एक विशालकाय प्लास्टर जैसा था। उससे कसकर चिपके रहो। महान औषधि रोना चाहती थी। ये लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी वह इस व्यक्ति को नहीं छोड़ सका। दूसरी ओर इन कुछ दिनों में जियो फैन ने जो किया था, उससे वेयान कबीले और चुड़ैल भगवान कबीले पूरी तरह से क्रोधित हो गए थे। ये ताकतें उग्र थीं। लानत है, लानत है, ये घटिया चीज। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्यों? लोग कहाँ हैं? उन्होंने ज़ियाओ फैन को रोकने के लिए लोगों को भेजा। परिणाम स्वरूप उनके समूह बिना किसी निशान के गायब हो गए। गायब हो गया, हवा से गायब हो गया। इन ताकतों के प्रतिभाशाली और दुष्ट लोग क्रोधित थे। यहाँ तक कि चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के कई सच्चे दुष्ट लोग भी जियो फैन को रोकने के लिए दौड़े बिना नहीं रह सके। लेकिन दुर्भाग्य से वे भी बिना किसी निशान के गायब हो गए और कभी वापस नहीं आए। और अंततः उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये बिल्कुल भी नहीं था कि वे सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी का शिकार कर रहे थे, लेकिन सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी उनका शिकार कर रहा था। उसने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। ... हमें आकर्षित करने के लिए और फिर हमें मार डालने के लिए। एक चुड़ैल भगवान कबीले के दुष्ट व्यक्ति ने क्रूरतापूर्वक शाप दिया। उसका नाम वूली था और उसके पास 100 अभिव्यक्तियों के क्षेत्र के 7वें स्तर की शक्ति थी। और वह एक दुष्ट व्यक्ति भी था जो अपने स्तर से ऊपर के लोगों को चुनौती दे सकता था। वूली अब क्रोधित हो गया, यह मानते हुए कि यह जियो फैन की योजना थी। दूसरे पक्ष ने स्वयं को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और फिर उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और फिर उन्हें खत्म कर दिया। मुझे कहना होगा, ये व्यक्ति काफी बुद्धिमान था और उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि जियो फैन के विचार में महान दवा ही चारा थी, लेकिन वूली के विचार में जियो फैन चारा था, लेकिन इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। वूली ने एक संदेश भेजा जिसमें वेयान कबीले, रक्त कबीले और पवित्र पशु क्षेत्र को इन शक्तियों के बारे में बताया गया। इसके बाद लापरवाही न बरतें। यदि वहां कम लोग हों और कोई अद्वितीय स्तर का दुष्ट व्यक्ति प्रभारी न हो, तो उस व्यक्ति के पास न जाएं। ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है। उसकी ताकत बहुत मजबूत है। यदि आप अकेले कार्य करते हैं, तुम मरने वाले हो। जब इन ताकतों को ये खबर मिली तो उन्हें भी लगा कि इसमें बहुत दम है। दूसरी पार्टी सचमुच बहुत ही राक्षसी थी। अकेले कार्य करने से दूसरे पक्ष को कुछ भी नुकसान नहीं हो सकेगा। इसके बजाय वे इसके कारण अपनी जान गंवा देंगे। इसलिए इन बलों ने अपनी जनशक्ति को एकीकृत किया। इसके बाद वे अपनी अपनी सेनाओं के प्रतिभाशाली और दुष्ट लोगों को इकट्ठा करेंगे। यदि 100 से कम लोग हों तो किसी को भी जियो फैन के शिकार में भाग लेने की अनुमति नहीं है। और यहाँ तक कि पदों पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। एक बार सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी की खोज की गई। वे तुरंत आसपास के लोगों को जियो फैन को मारने के लिए सूचित करने के लिए एक संदेश भेजेंगे। उनका अगला आदर्श वाक्य है, आप इसे छू नहीं सकते, लेकिन अगर आप इसे छूते हैं तो दूसरे पक्ष को मारना प्राथमिक कार्य नहीं है। प्राथमिक कार्य जीवित रहना है। सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति से जीवन बचाना। यह ज़ियाओ फैन का पीछा करने वाली महान शक्तियों के इन प्रतिभाशाली और दुष्टों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। आखिरकार जियो फैन को पकड़ने के बाद वे न केवल खुद मर गए, उनके शरीर पर संग्रहित कलाकृतियां भी ज़ियाओ फैन की थीं। क्या ये दुश्मन को वित्त पोषण करने के बराबर नहीं होगा? मरने और गर्मी देने के लिए दौड़ना, ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। ... अजीब बात है, लोग कहाँ हैं? जियो फैन आश्चर्यचकित था। ... वह महान औषधि का पीछा कर रहा था। अगले समय में उसे शत्रुतापूर्ण ताकतों के किसी भी प्रतिभाशाली या दुष्ट व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा।
इसके बजाय उसका सामना कुछ अन्य ताकतों से हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता चल गया हो? जियोफैन ने बड़बड़ाया। उन्होंने महसूस किया कि ऐसी संभावना थी। जियोफैन निर्दयी था। ये कहा जा सकता है कि वह निर्दयी था। जब तक वह किसी दुष्ट और दुष्ट से मिलता, जब तक वह उनसे परिचित नहीं हो जाता, तब तक वह उन्हें लूटता रहता। ये कहा जा सकता है कि जियोफैन ने फिर से थोड़ा भाग्य बनाया। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसने कितनी संपत्ति लूटी है। महान चिकित्सा की गति धीमी और धीमी होती जा रही है। अब ये सहन नहीं हो सकता। बहुत थक गया। हमेशा दौड़ते रहो। जीवन के लिए दौड़ते रहो, लेकिन ये बिल्कुल भी बच नहीं सकता। मानो दूसरा पक्ष जानबूझकर इसके साथ खेल रहा है। क्या ये बदला है? भागने का बदला, दुश्मनों को अपनी ओर आकर्षित करने का बदला। तो दूसरे पक्ष ने जानबूझकर इस तरह उसका पीछा किया और इसे पकड़ नहीं पाए। जब कोई दुश्मन दिखे तो लड़ने चले जाओ। लड़ाई के बाद भी उसका पीछा करते रहो। इससे आशा जगी और फिर तुरंत ही इस आशा को समाप्त कर दिया। ये शैतान है, बहुत दुष्ट शैतान। अंत में महान औषधि ने गति करना बंद कर दिया। अब और मत भागो। जो भागना चाहे भाग सकता है। यह अब और नहीं चलेगा। यदि इसे परिष्कृत भी किया जाए तो भी यह नहीं चलेगा। जियोफैन दंग रह गया। महान औषधि रुक गई और वह भी रुक गया। जियोफैन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। महान औषधि ने धीरे से अपना सिर घुमाया। ऊपर सच्चे ड्रैगन का प्रेत अभी भी उसे घेरे हुए था, लेकिन अब सच्चा ड्रैगन पहले से ही हौंफ रहा था और पसीना बहा रहा था। यकीन से यह मानव जाति का प्राणी इसके साथ खेल रहा है। जानबूझकर इसे भागने दिया और फिर बच नहीं सकते। दुष्ट, बहुत क्रूर। भागो। तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? जियोफैन ने आश्चर्य से पूछा, दूर से बोलते हुए। वह पास नहीं आया। देखो देखो, क्या ये मानव भाषा है? पूछो, ये भाग क्यों नहीं गया? महान औषधि पर उस भ्रामक सच्चे ड्रैगन ने उग्रता से अपना सिर उठाया, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और जियोफैन पर दहाड़ते हुए अपना असंतोष व्यक्त किया। जियोफैन ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये काफी जीवंत है। लेकिन ऐसा कहने के बावजूद जियोफैन महान दवा पर कब्जा करने के लिए नहीं गया था। महान औषधि क्रोधित हो गई, क्रोध में पैर पटकने लगी और उछलने लगी। फिर अगले ही पल महान औषधि ने दूर भागने की कोशिश की। जियोफैन ने उसका पीछा किया और महान औषधि और जियोफैन के बीच की दूरी बिल्कुल भी नहीं बदली। 1/4 घंटे बाद महान दवा फिर से बंद हो गई। उसने जियोफैन को आक्रोश से देखा। भ्रामक सच्चे ड्रैगन का सिर क्रोध से धुआं उठा। भागो, रुको मत, चलते रहो, तुम बच सकते हो। जियोफैन ने महान दवा को प्रोत्साहित किया। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष थका हुआ है, इसलिए वह आराम करना चाहता है। ये शब्द सुनकर महाऔषधि और भी क्रोधित हो गई। निस्संदेह ये सही था, जैसा कि अनुमान लगाया गया था। दूसरा पक्ष इसके साथ खेल रहा था, यहाँ तक कि इसका उत्साहवर्धन भी किया। कौन करता है ऐसी बातें? एक बेहतरीन दवा को देखकर कौन उत्साहित नहीं होगा? लेकिन यह आदमी वास्तव में इसे भागने देना चाहता था। ये कैसे संभव हो सकता है? तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? जल्दी भागो, इस बार मैं तुम्हारा धीरे से पीछा करूंगा। जियोफैन ने अपना हाथ लहराया, महान दवा को जल्दी से भागने का संकेत दिया। महान दवा चिंतित थी। क्या उसने इसे बच्चा समझ लिया था? खेलने वाले खेल और धीमी गति से पीछा करना। अगर यह मामला बाहर आ गया तो यह निश्चित रूप से महान चिकित्सा जगत के लिए अपमान की बात होगी। अगले ही पल महान दवा न केवल भाग गई, बल्कि यह सक्रिय रूप से जियोफैन की ओर भी चली गई। महान औषधि ने क्रोध से भरकर अपने दांत दिखाए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियोफैन दंग रह गया। वह अभी तक इस महान दवा को पकड़ना नहीं चाहता था। वह अभी भी इसे चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन यह महान दवा अपने आप ही आ गई। इसका क्या मतलब था? लेकिन जियोफैन तैयार नहीं था, जिसका मतलब यह नहीं था कि महान दवा नहीं थी। महान औषधि ने अब और न दौड़ने का निर्णय लिया। ये तो आराम से मरना पसंद करेगा। इस पीड़ा को सहने से अच्छा है। महान औषधि सीधे जियोफैन के सामने उड़ी, फिर उसके सामने अपने पैरों को पटक दिया। असली ड्रैगन छाया सर्पिल। ड्रैगन का शरीर पसीने से भर गया था, लगभग थक गया था। तुम मुझे प्रस्तुत करना चाहते हो? जियोफैन ने आश्चर्य से पूछा। महान औषधि। वह बोल ही नहीं सकता था, अन्यथा ये निश्चित रूप से जियोफैन से लड़ेगा। यदि वह मर भी जाए तो भी वह अपना असंतोष प्रकट करेगा। नहीं,
बॉस, यह आपको अमानवीय कह रहा है। इस समय ज़ियाओ फैन के शरीर में ज्ञान बीज ने एक दिव्य विचार प्रसारित किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे बुरा भला कह रहे हो? जियो फैन ने आश्चर्य से पूछा, उस महान औषधि को निर्दयी भाव से देखते हुए। ज्ञान का बीज निश्चित रूप से उससे झूठ नहीं बोलेगा। इसका मतलब यह था कि यह महान औषधि वास्तव में उसे डांट रही थी। महान औषधि चकित था, क्या दूसरा पक्ष उसकी बातें समझ पाया? तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने वह बढ़िया दवा पकड़ ली। महान दवा को अपनी आंखों के करीब लाते हुए जियो फैन ने असली ड्रैगन छाया को देखा। असली ड्रैगन अत्यंत दुखी होकर आकाश की ओर दहाड़ा। यह उस प्रकार का दुख था जो थकावट और निराशा से उत्पन्न हुआ था। बॉस, अभी तो बहुत दुख है। ज्ञान बीज ने दिव्य विचारों का संचरण जारी रखा। दुखद? जियो फैन ने आश्चर्य से पूछा, इसमें दुख की क्या बात है? तुम्हारे द्वारा सताया जा रहा हूँ। जियो फैन मैंने इसे कैसे पीड़ा दी? क्या आप स्वयं को नहीं जानते? ज्ञान बीज ने आश्चर्य से पूछा। मुझे जल्दी बताओ, मैंने इसे कैसे सताया? जियो फैन ने पूछा। ये सच है कि उसने उस महान औषधि को चारे के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन क्या ये वह नहीं था जिसने महान औषधि को चलाया? यह आदमी बहुत चालाक था। वह बिना किसी कारण के लोगों की भीड़ में घुस गया और यहाँ तक कि उन लोगों का इस्तेमाल करके खुद को मारना चाहता था। और परिणाम, वे सभी लोग नष्ट हो गए। यदि उसकी शक्ति पर्याप्त न होती, वह बदकिस्मत व्यक्ति निश्चित रूप से वह स्वयं होगा। ओह! उसने कहा, तुम उसे पीड़ा दे रहे हो, तुम उससे बदला ले रहे हो, जानबूझकर उसे नहीं पकड़ रहे हो। उसे भागने दे रहे हो, उसके युवा हृदय को पीड़ा दे रहे हो, उसे कष्ट दे रहे हो, उसे निराशा के गर्त में गिरने दे रहे हो। उसे गिरने दे रहे हो। रुकना। जियो फैन वास्तव में अब और नहीं सुन सकता था। ये सब कहाँ से आया? इस महान औषधि में काफी शब्दावली थी, काफी साहित्यिक, लेकिन ज़ियाओ फैन को महान चिकित्सक की साहित्यिक प्रतिभा की सराहना करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जियो फैन की राय में महान औषधि का उपयोग शोधन के लिए किया गया था, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इसे परिष्कृत करने से पहले अच्छे उपयोग में लाया जा सके? बिल्कुल, यह ज़ियाओ फैन का विचार था। महान औषधि ने ऐसा नहीं सोचा। महान चिकित्सा जगत में अब केवल पीड़ा ही रह गई थी और कुछ नहीं। जियो फैन ने महान दवा को देखा। ऊपर असली ड्रैगन की छाया दहाड़ रही थी और उसके शरीर पर पसीना अभी भी बह रहा था। बिल्कुल भी कमी नहीं हो रही है। भूल जाओ ये देखकर कि तुम कितने दुखी हो। जियो फैन ने आह भरी। महान औषधि दंग रह गई और ऊपर की असली ड्रैगन छाया ने शून्यता से जियो फैन को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष का मन बदल गया हो और वह इसे छोड़ देना चाहता हो? क्या यह इस तरह हो सकता है? महान औषधि का हृदय प्रत्याशा से भरा हुआ था। मैं तुम्हें सीधे परिष्कृत कर दूंगा ताकि तुम्हें इतनी पीड़ादायक जिंदगी न जीनी पड़े। जियो फैन ने हल्के से कहा। महान औषधि, आत्मज्ञान बीज। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़े भाई, कृपया मनुष्य बनो। ज्ञान बीज अब और नहीं देख सकता था। बिल्कुल, यहाँ तक कि उसके मन में मौजूद असंख्य छवियां भी अब और देखने को सहन नहीं कर सकी। ज्ञान के बीज का अनुरोध, क्या तुम दोनों विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? जियो फैन ने अप्रसन्न होकर अपनी भौं उठाई। उनको मालिक के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मालिक को क्या हुआ? क्या उसमें कुछ गड़बड़ है? वह तो बस एक तथ्य बता रहे थे। देखना, दौड़ने से यह महान दवा कितनी थकावट लाती है। यदि वह इसे परिष्कृत कर दे तो क्या इसे बचने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी? इससे उसका अपना दुखद जीवन भी समाप्त हो सकता है। क्या उनका ये कहना गलत था? खैर, जियो फैन का मानना था कि वह सही था। महान औषधि कांप उठी, फिर झुक गई और हिलना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपर स्थित असली ड्रैगन प्रेत भी शांत हो गया। यह क्या कर रहा है? जियो फैन ने आश्चर्य से पूछा। मरने का इंतजार कर रहा हूँ। जियो फैन ने आह भरी और इरादा किया कि वह उस बढ़िया दवा को एक तरफ रख देगा और बाद में उसका इलाज करेगा। मालिक, यह मुझे दे दो। उसी क्षण ज्ञान बीज ने अपने विचार प्रेषित किए। आपके लिए इसका कोई उपयोग है? जियो फैन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं इसका पोषण करूंगा। ज्ञान बीज ने जियो फैन के शरीर के भीतर बार बार सिर हिलाया। ज़ियाओ फैन को संदेह हुआ।
जब तुम्हें आकाश को सहारा देने वाला पत्ता मिला था तब भी तुमने यही कहा था। और फिर तुमने उसे खा लिया। मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसा किया और आकाश को सहारा देने वाला पत्ता इसके लिए तैयार था। ज्ञान बीज ने जल्दी से समझाया। इससे पहले 9 प्रांतों के गुप्त क्षेत्र में जियोफैन ने खजाना आकाश समर्थक पत्ता प्राप्त किया था। इसके बाद ज्ञान के बीज ने कहा कि वह इसे चाहता है। जियोफैन ने इसे दिया। और फिर यह चला गया। इसका तुम्हें क्या उपयोग है? जियोफैन ने पूछा। बड़े हो जाओ। ठीक है, जियोफैन ने सिर हिलाया। इसे ज्ञान के बीज को दे देना ठीक है। यद्यपि उसे दर्द महसूस हुआ, लेकिन क्या लाभ उसके भीतर ही नहीं था। जियोफैन ने शुरू में सोचा था कि महान दवा प्रतिरोध करेगी। कौन जानता था, महान औषधि अत्यंत उत्तेजित थी, काम रही थी। क्या इसमें क्या गड़बड़ है? जियोफैन ने हैरान होकर पूछा। हे, ये स्वाभाविक रूप से मुझसे जुड़कर खुश है। ज्ञान बीज ने ठहाका लगाया। अगले ही पल यह जियाओफैन के शरीर से निकल गया। महान औषधि जियाओफैन की पकड़ से मुक्त हो गई और ज्ञान के बीज की ओर उड़ गई। फिर ज्ञान बीज ने अपने सिर पर पत्ते खोले और महान औषधि को खा लिया। डकार। ज्ञान बीज डकार लिया और जियाओफैन के शरीर में वापस आ गया। जियोफैन, क्या ये हो गया? जियोफैन ने उत्सुकता से पूछा। अभी भी प्रतीक्षा करनी होगी। धीरे धीरे इसे परिष्कृत करें। ज्ञान बीज ने अपनी दिव्य भावना प्रेषित की। इसकी हरी रोशनी मजबूत हो रही थी। ठीक है, जियोफैन ने सिर हिलाया। चारा चला गया है, अब शायद उसकी योजना काम नहीं करेगी। इसके अलावा जियोफैन को पहले ही यह महसूस हो चुका था। चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले को शायद उसकी योजना का पहले ही पता चल गया था। जियाओफैन ने अचानक भौहें सिकोड़ ली, दूर तक देखने लगा। आकृतियों का एक समूह निकट आ रहा था। उनमें से प्रत्येक भयंकर और शक्तिशाली लग रहा था। वे फिर आ गए। बढ़िया। जियोफैन मुस्कुराया। सामने से आ रहा था चुड़ैल भगवान कबीला, और जो लोग आए वे कमजोर नहीं थे। 100 प्रकटीकरण क्षेत्र में दर्जनों प्रतिभाशाली लोग थे। ये गठन निश्चित रूप से जियोफैन पर लक्षित था। देखो, ये वही व्यक्ति है। ये सही है। जो चित्र पहले प्रसारित किया गया था वह अवश्य ही उनका होगा। उसे मार डालो। इन चुड़ैल भगवान कबीले के प्रतिभाशाली और दुष्ट लोगों ने जियोफैन पर हमला किया। जियोफैन को मारना चाहते हैं। हे, बहुत बढ़िया, जियोफैन ने दहाड़ते हुए कहा। पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने हमला करने की पहल की। 1/4 घंटे बाद ये चुड़ैल भगवान कबीले के प्रतिभाशाली और दुष्ट लोग सभी जियोफैन द्वारा पराजित किए गए थे। जियोफैन ने सांस छोड़ी। उसकी अभिव्यक्ति भी बहुत गंभीर थी। तुम निश्चित रूप से मेरे चुड़ैल भगवान कबीले द्वारा मारे जाओगे। 100 अभिव्यक्तियों के क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक चुड़ैल भगवान कबीले के दुष्ट व्यक्ति को बुरी तरह से शाप दिया गया। फिर जियोफैन ने उसके भौतिक शरीर को चकनाचूर कर दिया, उसकी आदिम आत्मा को सील कर दिया और उसे वेई झोंगशान के पास फेंक दिया। जियोफैन ने कई चुड़ैल भगवान कबीले के दुष्टों को भी दबा दिया और उन सभी को वेई झोंगशान के पास फेंक दिया। उसने अन्य सभी चुड़ैल देव कबीले प्रतिभाओं का सफाया कर दिया। उनके भंडारण में रखी जादुई कलाकृतियों को लूटना। चुड़ैल देवता कबीले की प्रतिभाओं की ताकत वास्तव में इतनी मजबूत है। जियाओफैन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। अभी जब उसने इन लोगों से लड़ाई की थी तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति गंभीर रूप से समाप्त हो गई थी और उसे कुछ मामूली चोटें भी आई थीं। उन्होंने पहले भी उनसे पूछताछ की थी। चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले ने अपनी युवा पीढ़ी की ताकत को छुपा लिया। प्रारंभ में उनकी सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ तैनात थे। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया था, लेकिन जियोफैन को उम्मीद नहीं थी कि उनकी ताकत इतनी मजबूत होगी। यदि ये चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के प्रतिभाशाली और दुष्ट लोग सेना में शामिल हो जाएं, जियाओ किंग और जियाओली वास्तव में खतरे में हो सकते हैं। ये सोचकर जियोफैन और भी क्रोधित हो गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो, जियोफैन ने उग्रता से कहा। फिर उसका स्वरूप गायब हो गया। आत्मा जानवर कंगन के अंदर। ईमानदारी से मुझे सब कुछ बताओ। वेई झोंगशान दहाड़ा। उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। उसे इन चुड़ैल भगवान कबीले के दुष्टों को मारते हुए बहुत खुशी महसूस हुई। पा वेई झोंगशान के तरीके अब और भी क्रूर हो गए हैं। आधे घंटे से भी कम समय में उन्होंने बहुत सारी जानकारी निकाल ली थी। जब जियोफैन को ये जानकारी मिली
उसने दिशा बदल दी। आगे ये बहुत खतरनाक होगा। वह अपनी ताकत बढ़ाने की योजना बना रहा है। सबसे पहले 180 मूल स्रोत क्लोनों को परिष्कृत करें। ज़ियाओ फैन ने एक उजाड़ ग्रह पाया, फिर पृथ्वी के केंद्र में गहराई तक गया। उसने अपना रूप बदल लिया, लेकिन इस बार उन्होंने किसी और का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना असली चेहरा दिखाया। चेंग हुई की योजना समय बहता रहता है। ... एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, पृथ्वी के अंदर जियो फैन की आभा लगातार बढ़ती गई। ... इस गुप्त क्षेत्र के तारा क्षेत्र में कानून बरकरार थे। ज़ियाओ फैन की सफलता को दबाया नहीं गया। उन्होंने पहले ही 32 मूल अवतारों को परिष्कृत कर लिया था। इन मूल अवतारों ने पहले भी स्टार चार्ट से अनगिनत प्राकृतिक खजानों को अवशोषित किया था। अब प्रत्येक व्यक्ति प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। जियो फैन पहले ही शून्य क्षेत्र में वापसी के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। उसका दायरा अभी भी टूट रहा था। तारा क्षेत्र के बाहर चुड़ैल भगवान जाति, वेयांग जाति और पवित्र जानवर क्षेत्र के प्रतिभाशाली और विलक्षण लोग, वे हिल गए, कोई कसर नहीं छोड़ी और ज़ियाओ फैन को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन ये बेकार था। उन्हें जियो फैन का आंकड़ा बिल्कुल नहीं मिल सका। वे सभी असहाय थे। वे उसे नहीं ढूंढ सके। ऐसा लगा जैसे वह व्यक्ति फिर से गायब हो गया हो। वहां एक भी सुराग नहीं था। जिन प्रतिभाओं को पहले जियो फैन को रोकने के लिए भेजा गया था, ये सब महज एक मजाक था। ये सब बिना किसी निशान के गायब हो गए। कहने की जरूरत नहीं कि वे सभी इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि उनकी हत्या दूसरे पक्ष द्वारा ही की गई होगी। वे हुंगतियन स्टारफील्ड तक संदेश पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सके। ... भले ही वह पास हो गया हो और चुड़ैल भगवान जाति और वेयांग जाति को सूचित किया गया, परिणाम वही होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उनकी जाति के विशेषज्ञ गुप्त क्षेत्र तारा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अंततः चुड़ैल भगवान जाति और वेयांग जाति के अग्रणी विलक्षण लोगों ने निर्णय लिया। वे अस्थायी रूप से सफेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति की उपेक्षा करेंगे। वह व्यक्ति देर सवेर सामने आ ही जाएगा। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वे पहले अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करें। यह एक सितारा क्षेत्र में एक अवसर था, जिसमें बड़ी संख्या में अज्ञात अवशेष भी शामिल थे। यहाँ जब तक पर्याप्त अवसर उपलब्ध थे, कोई तो निश्चित रूप से आकाश में उड़ जाएगा। ... प्रकाश क्षेत्र के लोग इस समय समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाले झरने के नीचे थे। वे अपने शरीर को शुद्ध करने और अपनी आदिम आत्मा को शुद्ध करने के लिए झरने का उपयोग कर रहे थे। जियो किंग भी भीड़ में था। उसका चेहरा बदसूरत था और उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। जूनियर सिस्टर ज़ियाओ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ... लेकिन आपको अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप अकेले ऐसा करेगी तो ये बहुत खतरनाक होगा। 100 अभिव्यक्ति क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक प्रकाश क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने बात की। इस व्यक्ति के बाल आग जैसे लाल थे, चेहरा शांत था, आंखें तारों जैसी और भौहें तलवार जैसी थी तथा उसने काले और सफेद रंग का लबादा पहना हुआ था। उसका नाम था शुआंग फेची। वह प्रकाश क्षेत्र में पिछली पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी अस्थि आयु इस गुप्त क्षेत्र तारामंडल में प्रवेश करने के लिए आवश्यक थी। इससे पहले जियो किंग को पता चला कि उसके पिता की पहचान उजागर हो गई थी और चुड़ैल देव जाति और वेयांग जाति के प्रतिभाशाली लोग उसका पीछा कर रहे थे। वह वहां से निकलकर मदद के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसे इस व्यक्ति ने रोक दिया। मैं समझती हूँ। जियो किंग ने सांस छोड़ी। उसकी अभिव्यक्ति में चिंता कम नहीं हुई। जूनियर सिस्टर ज़ियाओ, आपको जाने की इतनी जल्दी क्यों है? शुआंग फेची ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, कुछ नहीं। जियो किंग ने अपना सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से सच नहीं बताएगी। ठीक है। शुआंग फेची ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह झरने के बपतिस्मा को स्वीकार करता रहा, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति और भी मजबूत हो गई। जियो जिन भी वहां थे। वह मानव रूप में परिवर्तित हो गया था। उसके सुनहरे बाल थे और वह एक सुंदर युवक था। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जियो जिन ने सांत्वना दी। ठीक है। जियो किंग ने सिर हिलाया। यू क्योंग्याओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और बपतिस्मा स्वीकार करती रही। उसने जियो किंग को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ आने के बाद उन्होंने और मजबूत बनने का संकल्प लिया। वह जियो किंग को हराना चाहती थी और अब गुप्त क्षेत्र के स्टारफील्ड में अवसर ही उसका मौका था। उसे इसे जब्त करना पड़ा। फिर छलांगे और सीमाएं बढ़ाकर आगे बढ़ें, आकाश में उड़ने की प्रतीक्षा करें।
बुटियन मंडप। जूनियर सिस्टर मियाओविन, आप इतनी विचलित क्यों हैं? सॉन्ग तुओ ने मुस्कुराते हुए वासना भरी आंखों से ये मियाओविन को देखते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं। ये मियाओविन ने अपना सिर हिलाया। वह अपने दिल में सोंग तुओ से बहुत नफरत करती थी, लेकिन वर्तमान सोंग तुओ अब वह नहीं रहा जो वह हुआ करता था। इससे पहले ये मियाओविन अपनी इच्छानुसार उसे अनदेखा कर सकती थी, पर अब सोंग तुओ ने पृथ्वी आत्मा शरीर को जागृत किया। उसका क्षेत्र भी 100 अभिव्यक्तियों के क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था और वह उसमें सेंध लगाने वाला था। वह बुटियन मंडप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने इस बार गुप्त क्षेत्र के तारा क्षेत्र में प्रवेश किया था, इसलिए वह उसे नाराज नहीं कर सकती थी। कम से कम वह जियो फैन को देखने से पहले उसे नाराज नहीं कर सकती थी। हे जूनियर सिस्टर मियाओविन, अगर कोई बात हो तो मुझे बताना याद रखना, सीनियर भाई तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सॉन्ग तुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें ये मियाओविन के खूबसूरत फिगर पर टिकी थीं। वे लगभग आग उगल रहे थे। चांगसुन निंग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और जल्दी से ये मियाओविन को खींच लिया। चेंग हुई अभी भी थोड़ा अधिक शिष्ट व्यवहार कर रही थी। आखिरकार उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वह हमेशा चांगसुन निंग को परेशान करता रहता था। ये मियाओविन को चांगसुन निंग द्वारा खींचा जाता हुआ देखना। सोंग तुओ की आंखों में घृणा की चमक उठी। बदबूदार औरत, सोंग तुओ ने क्रूरता से कहा। उसने ये मियाओविन के साथ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उस आदमी के साथ गर्म बर्तन खाने के बारे में सोचा। उसे अकारण गुस्सा आ रहा था। वह चाहता था कि वो तुरंत ये मियाओविन को अपना बना ले और फिर उसे बुरी तरह रौंद दे, तो फिर उस आदमी की जिंदा खाल उतार लो। लेकिन यह अफसोस की बात थी। उस समय कोई मौका नहीं था, लेकिन सोंग तुओ ने पहले ही तय कर लिया था कि जब तक वह उससे गुप्त क्षेत्र में मिलेगा वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मार डालेगा। जियोतियान, ठीक है, तुम रुको, सोंग तुओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इसके बाद चेंग हुई सोंग तुओ के पास उड़कर गया। वरिष्ठ भाई सोंग, चेंग हुई ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। क्या बात है? सोंग तुओ ने गहरी आवाज में पूछा। अब उसने पृथ्वी आत्मा शरीर को जागृत कर लिया था। चेंग हुई उसका सबसे वफादार नौकर था।